कलंक एपिसोड 16। शबनम की दास्तान। थोड़ी देर लॉकअप में बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा। शब्बू की वो नम आंखें बहुत कुछ कह रही थी। मैंने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। फिर अचानक मेरे हाथों पर पानी की कुछ बूंदें गिरी। ये शब्बू की आंखों से छलक उठा उसके दर्द का गुब्बार था। जानना चाहती हो, एक भोली भाली लड़की आसिफा इन रंगीन गलियों की शबनम कैसे बन गई? मैंने उसकी तरफ देखा। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो फिर से बोली, अब्बू अम्मी की शादी परिवार की सहमति से हुई थी। उस वक्त हम गांव में ही रहते थे। जब मैं पैदा हुई तो अब्बू अम्मी ने प्यार से मेरा नाम आसिफा रखा। अपने अब्बू की लाडली थी मैं। हंसता खेलता परिवार था हमारा। अब्बू छोटे से कारीगर थे और अम्मी घर संभालती थी। धीरे धीरे गांव में काम कम होने लगा। घर चलाना तक दुबर हो गया था। सभी कारीगर लोग शहरों का रुख करने लगे और एक दिन अब्बू का दोस्त घर पर उन्हें मिलने आया, जो अब शहर में बस गया था, लेकिन कभी कभार अपने परिवार से मिलने गांव आता रहता था। अहमद मियाँ, क्यों आप इस छोटे से गांव में अपने हुनर को बर्बाद कर रहे हो? शहर आओ, तुम जैसे कारीगर की बहुत डिमांड है वहाँ पर। अच्छा पैसा मिलता है दिन का। शहर की चकाचौंध हमारे घर की शांति पर हावी होने लगी। अब्बू ने तो एक ही जिद पकड़ ली कि मैं शहर जाकर काम करूंगा। घर के बड़ों ने उन्हें बहुत समझाया। दादी ने तो यहाँ तक कहा कि नमक से रोटी खा लेंगे लेकिन साथ तो रहेंगे। लेकिन अब्बू नहीं माने। उन्होंने शहर जाने का पूरा मन बना लिया था। जिस रोज अब्बू शहर के लिए रवाना हुए, उससे पहली रात अम्मी खूब रोई। नुसरत बेगम क्यों रोती है? वहां जाऊंगा, अच्छा काम लूंगा, अपनी आसिफा की जिंदगी बेहतरीन करूंगा और जल्द ही कोई बेहतर इंतजाम होता देखा तो तुम सबको भी वहां बुला लूंगा। अम्मी को एक तसल्ली देकर अब्बू चले गए। उस रोज मैं भी खूब रोई थी। लेकिन फिर हफ्ते के हफ्ते अब्बू हमसे मिलने आने लगे। जब भी वो मुझसे मिलने आते, ढेरों खिलौने लेकर आते। धीरे धीरे उनका आना महीनों में और फिर साल में तब्दील हो गया। अब्बू शहर की चकाचौंध में अपना घर भूलते जा रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने फोन करके माँ को तलाक दे दिया। अब तो यह 3 तलाक का कानून खत्म किया जा चुका है। जिस दिन अखबार में ये खबर पढ़ी ना, सारा दिन सोचती रही, काश उस समय खत्म हो गया होता तो हमारी जिंदगी बर्बाद ना होती। अम्मी तो जैसे विश्वास ही नहीं कर पाई। उसके आंखों की नदियां तो सूखने का नाम ही नहीं लेती थी। रात दिन बहती रहती। लोग अलग अलग ताने देते। कोई छोड़ी हुई औरत कहता, कोई बेचारी अबला। इस दुनिया ने आज तक किसी को बख्शा कहाँ है? और फिर इन सब से तंग आकर अचानक एक दिन अम्मी ने अपने सामान की गठरी बांधी, मुझे कांधे पर उठाया और शहर की ओर चल दी। ऐसे कैसे एक फोन कर देने से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? मैं शहर जाकर पूछूंगी, आखिर क्यों उन्होंने चाय में गिरी मक्खी की तरह मुझे और अपनी बच्ची को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। अगले दिन हम शहर में थे। अब्बू की खोली पर जाकर पता चला कि उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया था किसी सलमा नाम की लड़की से। अम्मी ने अब्बू की खोली पर जाकर अब्बू के साथ साथ उस सलमा को खूब खरी खोटी सुनाई, अपने बच्चे की दुहाई दी। लेकिन अब्बू का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी उम्र उस वक्त 7-8 साल की रही होगी। मुझे इन सब बातों की समझ नहीं थी। अब हम क्या करेंगे अम्मी? कहाँ जाएंगे? अब्बू हमसे बात क्यों नहीं करते? वो किस बात पर हमसे खफा है? क्या वो अब मुझसे भी प्यार नहीं करते? मेरी बातें सुनकर अम्मी फूट फूट कर रोने लगी। नहीं मेरी बच्ची, वो अब हमसे प्यार नहीं करते। हम कहाँ जाएंगे ये नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि अब मैं वापस उस गांव में नहीं जाऊंगी जहाँ मुझे छोड़ी हुई औरत का तमगा दे दिया गया है। यही मेहनत करके अपना और तेरा पेट पाल लूंगी। मम्मी रोते हुए बोली। फिर अम्मी ने वहां से थोड़ी दूर एक खोली किराए पर ले ली। सिलाई का काम शुरू कर दिया। अल्लाह की रहमत हुई और काम चल निकला। मजबूरी और गरीबी के दिन दूर होने लगे थे। मेरी जिंदगी में खुशियां लौटने लगी थी। अम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मेरा दाखिला भी पास वाले एक स्कूल में करवा दिया था। लेकिन अब्बू की कमी हमेशा खलती। एक ही शहर में कुछ ही दूरी पर अम्मी और अब्बू दोनों रहते थे, लेकिन दिलों में दूरियां कभी खत्म न होने वाली थी। हमारी छोटी सी दुनिया हमें अब अच्छी लगने लगी कि ना जाने इसको किसकी नजर लग गई। मेरी जिंदगी में ग्रहण बनकर एक आदमी आ गया, रहमान। मम्मी की सिलाई की दुकान का मालिक था। उम्र में अम्मी से कुछ 10 साल बड़ा होगा। उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था। वक्त बेवक्त वो अम्मी की मदद करता। धीरे धीरे ना जाने उसने अम्मी पर क्या जादू कर दिया। अम्मी उसके प्यार में पड़ गई थी और फिर एक दिन अम्मी उस रहमान नाम के शख्स को अब्बू के रूप में घर ले आई। मुझे आज भी वह दिन याद है। आसिफा, ये तुम्हारे अब्बू हैं, कहकर अम्मी ने मुझे उससे मिलवाया। आसिफा, मेरे पास आओ बेटे,
जब उसने मुझे पुकारा तो मैं अम्मी के पीछे छिप गई। ना जाने मुझे क्या डर था। नहीं, ये मेरे अब्बू नहीं है, मुझे मेरे अब्बू चाहिए। मैं जिद करने लगी। मुझे ना मानता देख अम्मी ने मेरे गालों पर एक तमाचा जड़ दिया। भले ही उसके बाद वह खुद भी बहुत रोई। वह आदमी अम्मी को संभालने की कोशिश कर रहा था और मैं सुबकते हुए उन दोनों को देख रही थी। फिर उसने मुझे भी गोद में उठा लिया और पुचकारने लगा। अम्मी घर का सामान समेटने में मशगूल थी। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई मुझे नहीं पता। जब आंख खुली तो मैं एक नए घर में थी। यह उसी आदमी का घर था। अरे उठ गई आसिफा, मैं तुझे तेरे भाई से मिलवाती हूँ। सामने 14-15 साल का एक लड़का खड़ा था। इनसे मिलो, ये है आफ्ताब, तुम्हारा छोटा भाई। शायद मेरी ही तरह वह भी अपनी नई अम्मी को देखकर खुश नहीं था। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बाहर निकल गया। पीछे पीछे नए अब्बू भी उसे मनाने चल पड़े। मेरी नजर दरवाजे के बाहर उनका पीछा कर रही थी। अच्छा, एक तुम्हारा बड़ा भाई भी है, वो यहाँ नहीं रहता, कभी कभी आता है। अभी तो मैं भी उससे नहीं मिली। अम्मी ने मेरा चेहरा अपनी ओर किया और मुझे ध्यान से देखने लगी। फिर मेरी उंगली पकड़कर मुझे अंदर वाले कमरे में ले गई। मुझे बेड पर बिठाया और खुद घुटनों के बल मेरे पास बैठ गई। अम्मी ने कल तुम पर हाथ उठाया, खफा हो मुझसे? मैंने ना में सर हिला दिया। आसिफा, अब तुम 11 साल की होने को हो। कहते हैं एक औरत को उसकी बेटी बेहतर समझ सकती है, और तुम तो मेरी जिंदगी की हर पल की साथी रही हो। मेरी जिंदगी को अच्छे से समझती हो, मुझे अच्छे से समझती हो। तुम्हारे अब्बू तो हमें बीच राह में छोड़कर किसी और के साथ चले गए। वह अपनी जिंदगी में खुश है। अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी अम्मी को खुश रहने का भी हक नहीं? अगर तुम्हारी अम्मी ने जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच लिया है, खुश रहने का सोच लिया है, तो क्या तुम मेरी इस खुशी में शरीक नहीं होगी? अम्मी अभी मुझसे बात ही कर रही थी कि नए अब्बू ने अम्मी को आवाज दी। वह उसी पल बाहर चली गई और मैं अम्मी की कही बातों पर गौर करने लगी। फिर मैंने सोचा कि हाँ, अम्मी ठीक ही तो कह रही है। अगर अब्बू को खुश रहने का हक है तो अम्मी को भी तो खुश रहने का हक है, और मुझे भी वो खुशियां ही देना चाहती है। अम्मी गलत नहीं थी। अगर मैं अम्मी को नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? ऐसा सोचकर मैं बाहर अम्मी के पास चली गई। रसोई में नीचे पटरी पर बैठी खाना बनाने लगी थी। मैंने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। अम्मी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मेरी बात सुनकर जैसे अम्मी के चेहरे पर रौनक लौट आई। उसने मेरा माथा चूम लिया। मुझे मालूम था मेरी बच्ची, तू मुझे जरूर समझेगी। उसके बाद मैं और मेरी अम्मी नई जिंदगी में उलझ गई। धीरे धीरे उसका ध्यान अब्बू और आफताब की तरफ हो गया। वह मुझसे पहले कोई चीज उन सबको देती। यह बात मुझे कभी कभी बहुत गलती थी। उसने सिलाई करना छोड़ दिया। मैंने इसके लिए अम्मी को बहुत समझाया कि अम्मी, नई जिंदगी के लिए पुरानी जिंदगी को क्यों छोड़ना? अपना हुनर किसी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अम्मी ने मुझे समझाया, तुम्हारे नए अब्बू बहुत रसूखदार है, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, बड़ी पहचान है बाजार में। ऐसे में अगर मैं छोटा मोटा सिलाई का काम करूंगी तो उनकी इज्जत पर बात आएगी। मैं नहीं चाहती मेरे शौहर को मेरी खातिर लोगों से खरी खोटी सुननी पड़े। और हम काम किस लिए करते हैं? इसलिए ना कि हम अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके और अच्छी जिंदगी जी सके। वह तो हम कर ही रहे हैं। तुम्हारे अब्बू हमें वो सब कुछ दे रहे हैं। अगर वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हमें भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। और फिर यह तो छोटी सी बात है, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर की बातें मत सोचा करो। अम्मी मेरी बात को हर बार टालती रही। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि अम्मी पेट से है। आसिफा, तू भी अब बड़ी दीदी होने वाली है। अम्मी कितना खुश थी जब उन्होंने यह बात मुझसे कही। मैं खुश थी या नहीं, यह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन अम्मी के चेहरे की खुशी मेरे दिल को एक सुकून दे जाती थी। कुछ ही समय बाद अम्मी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, मेरी बहन आलिया। मैंने ही उसका नाम रखा था, आसिफा आलिया, एक जैसी, हम दोनों। मैंने उसका माथा चूमते हुए अम्मी से कहा था। लेकिन आलिया के होने के बाद अम्मी की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी। नए अब्बू अभी भी आते जाते अम्मी को खरी खोटी सुनाने लगे। वह मुझे एक आंख पसंद नहीं करते थे। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। नए अब्बू का व्यापार चौपट हो गया। घर में खाने के वांदे हो गए। खर्चों में कटौती की जाने लगी। अब्बू ने अम्मी से कहा कि आसिफा का स्कूल जाना बंद करवाना होगा। मैं दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकता। उस दिन अम्मी बहुत दुखी हुई। उसने अब्बू से सिलाई का काम दोबारा खोलने की बात की, लेकिन इतना सुनते ही नए अब्बू अम्मी पर बरस पड़े। अब तुम किसी मजदूर या कारीगर की बेगम नहीं, मेरी बेगम हो। कुछ इज्जत है हमारी मोहल्ले में, क्या तुम्हारे लिए उसे तार तार कर दो? उस रात अम्मी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती रही। सुबह मैंने अम्मी को देखा
तो उसके चेहरे पर मार के निशान थे। मैं अम्मी को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अम्मी से मैंने कोई बात नहीं की। चुपचाप आलिया को गोद में उठाए अम्मी को रसोई में काम करते देखती रही। उस दिन के बाद मैंने कभी अम्मी को खुश नहीं देखा। उसके माथे पर हमेशा परेशानी की लकीर दिखाई देती। धीरे धीरे उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और फिर एक दिन वह आलिया को मेरी गोद में पकड़ाकर मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसी। मैं नहीं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी बद से बदतर होने वाली है। नए अब्बू के घर अब मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की थी। मेरा स्कूल तो पहले से ही बंद करवा दिया गया था। अब मैं सारा दिन सिर्फ घर का काम करती, झाड़ू कटका, बर्तन कपड़े, खाना बनाना, और 13 साल की उम्र में एक छोटी सी माँ बन गई थी मैं, अपनी ही बहन आलिया की माँ। नए अब्बू को मेरी ही तरह आलिया से भी कोई लगाव नहीं था। मैं आलिया को अपने ही साथ अपने बिस्तर पर सुला दी और फिर एक रात जब थक टूट कर मैं गहरी नींद में सोई हुई थी तो अचानक मुझे अपने बदन पर किसी का टच सा एहसास हुआ। मैं घबरा कर उठ गई। अरे क्या हुआ? आराम से सो जाओ। मेरे बिस्तर पर मेरे साथ नए अब्बू थे। अब्बू, आप यहाँ? कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैंने सोचा सारा दिन काम करके तुम कितना थक जाती हो, तो क्यों ना तुम्हारे बदन को कुछ दबा दो, कहकर वो मेरे हाथ और पैर को दबाने लगे। नहीं अब्बू, मैं ठीक हूँ, आप जाइए, सो जाइए, कहकर मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया। उनका मुझे यूं छूना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतनी छोटी उम्र में इतना काम करने लगी हो, मेरी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी हो गई और मेरी नजर ही नहीं पड़ी, कहकर उसके नापाक हाथ मेरे बदन के दूसरे हिस्सों को भी छूने लगे। अब्बू, अब्बू, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मैं रात भर चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उस हवस से भरे शैतान ने मेरे मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया और सारी रात मेरी इज्जत को तार तार करता रहा और फिर मेरे ही बिस्तर पर सो गया। मैंने अपने कपड़े पहने और इस कमरे से दौड़कर बाहर आ गई। सारी रात आंगन में बैठकर खूब रोई, खूब चिल्लाई, लेकिन उस सन्नाटे में मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह पांव फटते ही मैंने आलिया को गोद में उठाया और अपने अब्बू की खोली की तरफ कदम बढ़ा लिए। अब्बू काम पर जाने के लिए बाहर निकले ही थे कि मुझे देखकर उनके कदम ठिठक गए। अब्बू, मैं आपकी आसिफा। आखिर कैसे नहीं पहचानते अपने खून को? मुझे देखते ही उनका दिल पिघल गया। आसिफा, क्या हुआ बेटे? ये क्या हाल बना रखा है? और यह किसको उठा रखा है गोद में? मुझे देखते ही उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अब्बू, अम्मी का इंतकाल हो गया है। ये मेरी बहन है। नए अब्बू बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप मुझे अपने पास रख लीजिए। अरे ऐसे कैसे अपने पास रख लीजिए? हमने कोई खैराती धर्मशाला नहीं खोल रखी। मेरी बात को काटते हुए अब्बू की नई बेगम सलमा बाहर आते ही बोली। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था और एक बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म पहने उसकी उंगली थामे खड़ा था। अम्मी, रहम कीजिए, मुझे थोड़ी सी जगह अपने घर में दे दीजिए, कोने में पड़ी रहूंगी, आपके घर का सारा काम करूंगी। अब्बू, आप कहिए ना अम्मी से। अरे यह क्या कहेंगे? और हाँ, मैं तुम्हारी अम्मी वम्मी नहीं हूँ। आज घर में जगा देंगे, कल को हक मांगने लगोगी। तुम्हारे अब्बू पेड़ से तोड़कर पैसे नहीं लाते, मेहनत करते हैं। थोड़ी सी कमाई में कितना मुश्किल से गुजारा होता है हमारा। ऐसे में घर में 2 आदमी बढ़ाकर अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन लो। लेकिन सलमा बेगम, एक बार उसकी बात तो सुनो। बेचारी परेशान है। वो कह तो रही है कि तुम्हारे साथ घर के काम में हाथ बटा देगी। मेरी बात सुनकर अप्पू का दिल थोड़ा सा पसीजा था। अजी आप चुप ही रहो जी, आपको क्या मालूम ये सब? मुझे जलील करने की साजिश है ये। काम में हाथ बटाने के नाम पर घर में आना चाहती है, फिर मोहल्ले भर में मुझे बदनाम करती फिरेगी कि सौतेली माँ कितना काम करवाती है। जहाँ से आई हो वहाँ चुपचाप वापस चली जाओ। और वैसे भी इसके साथ साथ किसी और के पाप को हम क्यों रखे? हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कहकर सलमा बेगम ने बाजू पकड़कर मुझे सड़क का रास्ता दिखाया। मेरी आंखें अब्बू की तरफ थी, लेकिन वह भी सर झुकाए वहीं खड़े थे, मानो सलमा बेगम की हाँ में ही उनकी हाँ हो। अब्बू की मजबूरी समझ मैं चुपचाप वहां से चल पड़ी। वहां से हताश होकर वापस मैं अपने घर में आ गई। आते ही नए अब्बू मुझ पर बरस पड़े। कहाँ चली गई थी? सुबह सुबह सारा काम पड़ा है, कब से नाश्ते के लिए इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी करो। आलिया मेरी गोद में बिलख रही थी। नए अब्बू ने मेरी गोद से छीनकर उसे सामने के बिस्तर पर पटक दिया। जल्दी करो, हमें भूख लगी है। मैं मजबूर आंखों से उस मासूम बच्ची को देख रही थी। फटाफट जैसे तैसे मैंने नाश्ता बनाया और फिर भागी आलिया को उठाने। दूध पीकर अब मासूम आलिया शांत थी, लेकिन मेरे मन में हलचल मची हुई थी। अब हर दिन की यही रूटीन थी। सुबह मैं उस आदमी की पेट की भूख को शांत करती और रात को जिस्म की भूख को। कलंक, एपिसोड 17, एक अनजान साथी।
अपना शरीर तोड़ने और जिस्म नुचवाने के लिए उस हैवान ने मुझे 2 वक्त की रोटी और सर पर एक छत दे रखी थी। बस 14-15 साल की उम्र में जहाँ बच्चे का बचपन भी खत्म नहीं होता, वहाँ मुझे अपनी और अपनी बहन उस नन्ही सी जान की खातिर ये सब सहना पड़ रहा था। वैसे तो मेरी जिंदगी में हर रात काली थी, लेकिन वह रात एक तूफान लेकर आई। आलिया का बदन बुखार से तप रहा था। शाम को उस आदमी के लौटते ही मैंने डॉक्टर को दिखाने की जिद की, लेकिन वह नशे में चूर था। उसने मेरी एक नहीं सुनी और सीधा ले जाकर मुझे बिस्तर पर पटक दिया। आलिया जोर जोर से रो रही थी। अपने जिस्म की भूख को शांत करने में उसे यह खलल बर्दाश्त नहीं था। उसने आलिया को बाहर सर्द रात में आंगन में लिटा दिया और वह मुझे नोचने लगा। मैं चीखती चिल्लाती रही। आलिया की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने उसे उसकी बेटी का वास्ता दिया। कैसा बाप था वो! क्या आलिया की जगह अगर आफताब होता तो भी वह ऐसा ही करता? क्या मालूम उसने किस वजह से अपने बेटे को ननिहाल भेज दिया था। शायद वो चाहता था कि उसका यह शैतानी चेहरा उसके बेटे को नजर ना आए। हैवान, हाँ हैवान ही था वो। उसे बाप कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। चलो, मैं तो पराई थी, लेकिन वह तो उसकी अपनी जाई थी। उसके जोर जोर से रोने की आवाजों ने भी उसके कानों पर दस्तक नहीं दी, उसकी आत्मा को नहीं कचोटा। धीरे धीरे आलिया की जोर जोर से आती रोने की आवाज भी शांत हो गई। तब तक उस आदमी की हवस भी शांत हो चुकी थी। वह सो गया। उसके सोते ही मैं आंगन में भागी। मैंने आलिया को गोद में उठा लिया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। वह तो गहरी नींद में सो चुकी थी, ऐसी नींद जिससे वो अब कभी नहीं जागने वाली थी। उस रात में खूब रोई, चिल्लाई, लेकिन जिस आदमी को अपनी ही बेटी की चीखें सुनाई ना देती हो, वो किसी गैर की बेटी की चीखें कैसे सुन सकता है? उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अगले दिन घर पर लोगों का तांता लगा रहा। कुछ लोगों को साथ में ले जाकर आलिया को दफना दिया गया। मोहल्ले की औरतें मुझे अफसोस जताने लगी। कैसे हुआ? ज्यादा बुखार तेज हो गया था? लेकिन मैं किसी को कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। मेरी आंखों से गिरते आंसू आलिया का दर्द बयां कर रहे थे, लेकिन उसको पढ़ने वाला कौन था? समझने वाला कौन था? कैसे किसी को कह पाती कि आलिया बुखार से नहीं मरी, उसे मार दिया गया है। सर्द रात में एक हैवान ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। 4 लोग आते जाते रहे, सांत्वना देते रहे, अफसोस जताते रहे। उन्हीं लोगों के बीच 2 आंखें ऐसी भी थी जिसमें मुझे अपने लिए अफसोस नहीं, कुछ और नजर आ रहा था। रह रहकर मेरा ध्यान उस ओर जाने लगा। वो 17-18 साल का एक नौजवान था। 5 फुट 8 इंच लंबा, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, जो चाहत भरी नजरों से मेरी तरफ लगातार देख रहा था। उसका मुझे यूं देखना मुझे कुछ शर्मसार तो कर रहा था, लेकिन मेरे बदन को छूती उसकी वो प्यार भरी नजर शायद मुझे अच्छी लग रही थी। धीरे धीरे करके सब लोग जाने लगे, लेकिन वह वहीं खड़ा था, हमारे आंगन में, लगातार मुझे देखते हुए, जैसे कुछ कहना चाहता हो। इससे पहले कि वह कुछ कहता या मैं कुछ समझ पाती, वह आदमी जो दुनिया के लिए मेरा अब्बू था, अंदर आ गया। आओ आओ फरमान, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? यह तुम्हारा अपना ही घर है। उसके कंधे पर हाथ रखकर उस नौजवान को अंदर ले आया। आसिफा, यह मेरा भांजा है फरमान। कुछ दिन यह हमारे साथ ही रहेगा। मुझसे व्यापार के कुछ गुण सीखने आया है। कल से मेरे साथ ही ऑफिस जाएगा। आज खाने में कुछ अच्छा बनाना, बहुत दिन के बाद आया है मेरा भांजा। कैसा वाहियात इंसान था वो! जिस रोज उसकी बेटी का इंतकाल हुआ, उस रोज वह अच्छा खाना खाने की फरमाइश कर रहा था। उसके चेहरे पर जरा सा दुख नहीं था इस बात का। दिल तो चाहा कि उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ दूं और कहूं कि कुछ तो खौफ कर खुदा का। जलील आदमी, तुझे तो 2 गज में भी जगह नहीं मिलेगी। जहन्नुम के लिए भी तरसेगा, कीड़े पड़ेंगे तुझे। मन ही मन में उसको कोस रही थी। फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए अपना दुपट्टा ठीक किया और बस जी कहते हुए सीधा रसोई में चले गई। वैसे तो आलिया के जाने के बाद मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वह एक मजबूत कड़ी थी जो मुझे यहाँ रोके हुई थी। अब मुझे यहाँ से चले जाना है, मैंने मन ही मन सोचा। लेकिन जाने से पहले मैं अपने लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने आप को कुछ दिन की मोहलत दी। शाम ढलने को थी। फरमान और नए अब्बू खाने के लिए बैठ चुके थे। सब्जी थाली में डालकर मैं वहीं बैठी अंगीठी के पास उन्हें गरम गरम चपाती परोसने लगी। मेरा ध्यान उस हैवान पर बराबर बना हुआ था। कैसे खाना ठूस रहा है! आज के दिन भी इसे भूख कैसे लग गई? दिल तो चाहता है कि इसकी थाली में जहर मिलाकर दे दूं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो तो, फरमान की थाली खाली पड़ी है, उसने चिल्लाते हुए कहा। अपने ही ख्यालों में खोई मेरा सारा ध्यान टूट गया।
जी, अभी परोस रही हूँ, कहकर मैंने गरम गरम चपाती फरमान की थाली में रखनी चाहिए तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों को छू रही थी। एक अजब सी सिरहन मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने झटक कर अपना हाथ पीछे खींच लिया और सारा ध्यान चूल्हे पर देने लगी। लेकिन फरमान की नजरें अभी भी मेरे जिस्म को छू रही थी। मैंने धीरे धीरे ऊपर नजर उठाई। वह अभी भी मुझे देख रहा था। मेरा ध्यान ना चाहकर भी बार बार उसी की ओर जा रहा था। इसी दौरान चपाती बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। हाय अल्लाह! मैं जोर से चिल्लाई। वह मेरी तरफ लपका। उसने मेरा हाथ थाम लिया। इसी दौरान नए अब्बू ने थाली जोर से जमीन पर दे मारी। एक काम ढंग से नहीं कर सकती, काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। मामा, उसका हाथ जल गया है, गुस्से में बिलबिलाते अपने मामा से फरमान ने कहा। जल गया है, सब काम चोरी के तरीके हैं, कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चला गया। मेरा हाथ अभी भी फरमान के हाथ में था। उसने मुझे चूल्हे से दूर ले जाकर मेरे हाथ पर पानी डाला और फिर अंदर से बर्फ लाकर उस पर लगाने लगा। उसका छूने का अंदाज भी नफासत भरा था। माँ के चले जाने के बाद कभी किसी ने मुझे ऐसे नहीं छुआ, ऐसे प्यार से नहीं देखा, इस तरह मेरी देखभाल नहीं की। मैं फिर सोचने लगी, चलिए अब छाला नहीं पड़ेगा, कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने झुकी हुई पलकें ऊपर उठाई। उसकी नजरें अभी भी मेरे चेहरे पर थी। मेरे लब तो जैसे सिल ही गए थे। मैं कुछ बोल नहीं पाई। चुपचाप चूल्हे के पास आकर सामान समेटने लगी। फिर मैंने अपने दुपट्टे को संभालते हुए मुड़कर देखा। वो अभी भी वहीं खड़ा था, मुझे देख रहा था। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। मैं दौड़कर अंदर के कमरे की ओर भागी। मैंने दरवाजा बंद किया और उसके साथ सटकर खड़ी हो गई। सांसें कुछ तेज चल रही थी। मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। साथ वाले कमरे में नए अब्बू के तेज खर्राटों की आवाज आ रही थी। खुदा का शुक्रिया किया कि वह हैवान सो चुका था। लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार फरमान का चेहरा मेरी आंखों के आगे आ रहा था। उसका मेरा हाथ पकड़ना, मुझे देखना, एक अनजान सी हंसी लबों पर आ गई। बिस्तर पर करवट बदलती रही मैं, और ना जाने कब आंखें लग गई। अगली सुबह मेरी जिंदगी में नई दस्तक देने वाली थी, प्यार की दस्तक। सुबह जल्दी उठकर मैं घर के काम धाम समेटने में व्यस्त थी। आज मन में ठान लिया था कि इस हैवान के घर से निकलते ही इस जहन्नुम को छोड़कर कहीं दूर निकल जाऊंगी। जल्दी से नाश्ता बनाकर उन मामा भांजा को दिया। खाकर हर रोज की तरह वह अपने काम पर निकलने के लिए तैयार होने लगे। जब दोनों घर से निकल पड़े, उनके जाते ही सबसे पहले तो अपने दुपट्टे को उतार फेंका और एक गहरी सांस ली। कितना सुकून है अकेलेपन में, कहकर मैं जैसे ही पलटी, फरमान से टकरा गई। वह मेरे पीछे ही खड़ा था। हाय अल्लाह! आप कब आए, कहकर मैं अपने दुपट्टे की ओर लपकी और जैसे तैसे दुपट्टे को सर पर लपटे नजरें झुकाकर बोली। आप तो अब्बू के साथ, मेरा मतलब है आप तो ऑफिस जा रहे थे। हाँ, जा तो रहा था लेकिन आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। वह मामा ने कहा कि तुम दोपहर के खाने का टिफिन देना भूल गई। मैंने दीवार में बने उस आले पर नजर दौड़ाई जहाँ मैं हर रोज खाने का डिब्बा रख दिया करती थी। टिफिन वहीं पड़ा था। मैंने वो उठाकर फरमान के आगे कर दिया। जैसे ही उसने मेरे हाथों से टिफिन लिया, उसकी उंगलियों ने फिर मेरी उंगलियों को छू लिया। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर थी। चलता हूँ, सुन मैंने भी सर हिला दिया। वो जा रहा था और मैं उसे देख रही थी। अचानक वह फिर से वापस मुड़ा। एक बात कहे आपसे, बुरा ना माने तो। जी कहिए। आप बेहद खूबसूरत है, कहकर वो कब का जा चुका था, लेकिन मैं अभी भी वहीं खड़ी थी, उस और देख ही रही थी। फिर मैंने अपने आप को संभाला। अरे कुछ भी सोचने लगती हूँ, कितना काम पड़ा है, अभी अपना सारा सामान बांधना है। मैं अंदर कमरे में गई और एक गठरी में अपने कपड़े बांधने लगी। कपड़े बांधते बांधते मेरी नजर सामने पड़े आईने पर पड़ी। आप बेहद खूबसूरत है, फरमान के वो शब्द फिर से कानों में गूंजने लगे। उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे आ गया। कितने प्यार से देख रहा था वो मुझे। दोपहर हो चली थी, अब मुझे निकलना चाहिए, सोचकर अभी मैं बाहर निकली कि सामने फरमान खड़ा था। फिर से दिखाई देने लगा। यह क्या हो गया है मुझे, मैंने अपने आप से कहा। इतना सुनते ही वो ठहाके मार के हंस पड़ा। आप तो खुद से भी बातें करती हैं, कमाल है। उसकी आवाज सुनते ही मैं घबरा गई। ये वहम नहीं, सच्चाई है। मर गई। जीता जागता इंसान आपके सामने खड़ा है और आप अपने आप से बातें करी जा रही है। वह फिर से बोला। जी जी, आप इस वक्त? अब्बू तो शाम को ही घर आते हैं। मुझे खाना खाना था। खाना? वो तो मैंने टिफिन में डाल दिया था। आपको ही तो पकड़ाया था, आप ले गए थे। जी हाँ, आपने मुझे पकड़ाया और मैं ले गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा खाना भी आपने उसमें डाल दिया है।
मामी जान, मेरा मतलब पहले वाली मामी जान, वो जानती थी मैं टिफिन का खाना नहीं खाता। मुझे लगा सिर्फ मामा का खाना है। चलिए, कोई बात नहीं, आपने डाल दिया था तो रहने दीजिए, कहकर वो खुद दरवाजे की ओर चल दिया। जी रुकिए, मैं अभी बनाई देती हूँ, कहकर मैं रसोई में चल दी और वह भी मेरे पीछे पीछे रसोई में आ गया। आप कहे तो आपकी कुछ मदद कर दूं? मैं हंस पड़ी। क्या मदद करेंगे आप मेरी? जी सब्जी काट दूंगा। अच्छा, तो सब्जी काटना भी जानते हैं आप? जी जानता तो नहीं हूँ, लेकिन आप सिखाएंगी तो सीख जाऊंगा। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। हमने तो सुना था कि आप ऑफिस का काम सीखने आए हैं। हम ये नहीं जानते थे कि रसोई के काम सीखने की भी चाहत रखते हैं। जी अगर कुछ सीखने के लिए इतना खूबसूरत साथ मिले तो जरूर सीखना चाहूंगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, बहुत कुछ अनकहा। वैसे आप मुस्कुराते हुए भी बहुत अच्छी लगती है। उसकी बात सुन ध्यान आया कि कितने दिनों के बाद मुस्कुराई थी मैं। ये मुस्कुराहट तो मेरी जिंदगी में जैसे खो ही गई थी। बातों बातों में शाम हो चली थी। मैं भूल गई थी कि मुझे इस घर से निकलना था। शाम ढलने लगी थी। नए अब्बू के घर आने का वक्त हो चला था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। घबराहट के मारे सर्द रात में भी मेरे पसीने छूटने लगे थे। एक और रात भी इस घर में बिताना मेरे लिए मुश्किल था। अब मैं उस हैवान के आगे अपना जिस्म नहीं परोसना चाहती थी। क्या बात है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? फरमान ने मुझसे पूछा। कुछ नहीं, कुछ काम है, कहकर मैं सीधे अपने कमरे की ओर दौड़ी। अगर उस हैवान ने मेरी कपड़ों की गठरी देख ली तो? मेरे मन में एक डर बना हुआ था। सबसे पहले मैंने उस गठरी को पलंग के नीचे खिसका दिया और चुपचाप रसोई में रात के खाने की तैयारी करने लगी। उन दोनों को खाना खिलाकर मैं जल्द ही कमरे में चली गई। वह हैवान फरमान के साथ बातों में मशगूल था। जब थोड़ी देर तक वह नहीं आया तो दिल में तसल्ली थी कि शायद आज की रात भी वो कल की तरह खर्राटे मारकर सो गया होगा। लेकिन मैं गलत थी। आधी रात होते ही नशे में चूर वह मेरे बिस्तर पर था। अब्बू छोड़िए मुझे, आज मेरी तबीयत नासाज है। अरे अभी ठीक किए देते हैं तुम्हारी तबीयत, कहकर वो मुझे नोचने लगा। उसके ऊपर फिर से शैतान सवार था। इसके पहले कि मैं कोई और आवाज करती, उसने कसकर मेरे मुंह को दबा दिया। शायद वह नहीं चाहता था कि फरमान उसकी इस हरकत के बारे में जाने। मैं दर्द से कराह रही थी।